जैसा कि आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मेंस का फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा मेंस का है फर्स्ट पेपर का, वो है विश्व इतिहास का। विश्व इतिहास, ठीक है। विश्व इतिहास में प्रश्न कैसे बनेंगे, हमें पढ़ना कैसे है, और कि आपको 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर के, 6 नंबर के और 15 नंबर के क्वेश्चन। तो वो सारे क्वेश्चन विश्व इतिहास के सारे टॉपिक के खत्म होने के बाद आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, सारे टॉपिक इंड होने के बाद, विश्व इतिहास के सारे टॉपिक इंड होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है, कैसे 6 नंबर का और कैसे 15 नंबर का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विश्व इतिहास में आखिर कौन कौन से टॉपिक हमें दिए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है पुनर्जागरण का है, उसके बाद है इंग्लैंड की क्रांति, उसके बाद है फ्रांस की क्रांति, देन औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। इतने टॉपिक आपको विश्व इतिहास में दिए गए हैं। एक बात और, आपने अगर मेंस का पेपर निकलवाया है, ठीक है, तो मेंस के पेपर में आप ये देखेंगे कि क्या ये जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, देखिए आपको इतना समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस को देख के कि वो क्वेश्चन विश्व इतिहास के हैं या भारतीय इतिहास के हैं। तो आप पेपर में ये देखेंगे कि क्या सवाल बहुत तह तक पूछे जा रहे हैं, ये सब, या फिर सारे सवाल ऊपरी तौर पर पूछे जा रहे हैं विश्व इतिहास के, ठीक है। ये देख लेंगे आप। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, पुनर्जागरण या फिर और कोई भी विश्व का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो उसे आपको अंदर जाके नहीं पढ़ना है। आपको, मेरा मतलब ये है कि आपको इन सब में पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि मेंस एग्जाम लिखने के लिए बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, हमें बहुत अंदर तक जाना चाहिए। लेकिन अगर हम स्पेशली विश्व इतिहास की बात करें, इसमें आप केवल एक स्टोरी जैसा आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें, मेन चीजें क्या है पढ़ने लायक विश्व इतिहास में। देखिए, कोई भी क्रांति अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, पुनर्जागरण या औद्योगिक या प्रथम विश्व युद्ध, आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप पृष्ठभूमि जानेंगे उसकी, कि पृष्ठभूमि क्या है। मतलब अगर हम औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट कैसे हुई, ये चीज, उसका कारण जानेंगे, ठीक है। आखिर इंग्लैंड की क्रांति के कारण क्या रहे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। परिणाम जानेंगे, स्वरूप जानेंगे, ठीक है। इनका क्रम जो है, जो मैंने अभी आपको ये चीजें बताई है, इनका क्रम टॉपिक के अनुसार बदल भी सकता है, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ और चीजें सफलता या असफलता के कारण, ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। तो आपको केवल सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग मेंस के बारे में जानते होंगे उन्हें पता भी होगा इसके बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा विश्व इतिहास का पुनर्जागरण। हम स्टार्ट करेंगे पुनर्जागरण इतिहास। और पुनर्जागरण हुआ था विश्व में 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी के मध्य, ठीक है। पुनर्जागरण हुआ था 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक। अब हम देख लेते हैं, देखिए पुनर्जागरण का अर्थ जानने से पहले हम थोड़ा विश्व की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार आपको एक चीज सजेशन दूंगी मैं कि आप अपनी नोट्स खुद बनाएं। अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि आप मेरे नोट्स से अच्छा आपको याद होगा खुद की नोट्स में। जब आप अपनी हैंड राइटिंग से अपनी नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा जल्दी याद हो गया, ठीक है। अगर हाँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जॉब में है, तो उनके लिए हो सकता है हाँ, लेकिन आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। राइटिंग 1-2 घंटे आप प्रैक्टिस उसे करते रहिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो नोट्स भी बनाते चलिए। तो इसके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं विश्व के इतिहास के बारे में।
जिस प्रकार जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हो, भारतीय इतिहास में आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास जब आप पढ़ते हो तो उसे 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हो। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और ये जो 3 खंड बटे होते हैं ये कालक्रम या समय के अनुसार बटे होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार विश्व के इतिहास या विश्व को समय के अनुसार 3 खंड में हम बांट देते हैं। एक प्राचीन विश्व, एक मध्यकालीन विश्व, ठीक है, और एक होगा आधुनिक विश्व। आधुनिक विश्व। अगर हम प्राचीन विश्व की बात करें तो प्राचीन विश्व का जो कालखंड है वो होगा आरंभ से लेकर के 5वीं सदी तक। ईसा पूर्व नहीं लिखिएगा, 5वीं सदी तक, ठीक है। अब आप मेंस पढ़ रहे हैं तो आपको ईसवी या ईसा पूर्व, ईसवी और ईसा पूर्व 2 शब्द होते हैं, और ईसा पूर्व, इसका अंतर पता होगा। तो 5वीं सदी से पहले का जितना भी इतिहास है, 5वीं सदी से पूर्व जितना भी विश्व का इतिहास रहा है वह सब कहलाता है प्राचीन विश्व का इतिहास। मध्यकालीन विश्व की अगर बात करें तो 5वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक का जो इतिहास है वो कहलाता है मध्यकालीन विश्व का इतिहास। आधुनिक विश्व की बात कर लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 16वीं शताब्दी में और ये चल रहा है आज तक, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये नोट करना उचित है तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा ये आपको केवल समझने की जरूरत है इसे, ठीक है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, प्राचीन विश्व का जो काल है वो 5वीं सदी से एंड हुआ और जस्ट 5वीं सदी से मध्यकालीन विश्व का इतिहास जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 14वीं शताब्दी में मध्यकालीन एंड होता है, लेकिन आधुनिक विश्व 16वीं से क्यों स्टार्ट होता है? मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पर चल रहा था पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल आ गया समझ में? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आधुनिक विश्व 16वीं शताब्दी से आज तक जो भी चल रहा है ये आधुनिक विश्व के अंतर्गत इसे रखते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं प्राचीन विश्व के बारे में कि आखिर प्राचीन विश्व का जो हमारा इतिहास रहा है वह कैसा था। पहले हम बात कर लेते हैं प्राचीन विश्व। प्राचीन विश्व कब से कब तक रहा? आरंभ से लेकर 5वीं सदी तक, ठीक है। डैश कर लेंगे इसमें। प्राचीन विश्व की अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन विश्व में यूरोप में, देखिए यूरोप काफी इतना विशाल नहीं है लेकिन इतना शक्तिशाली कॉन्टिनेंट है, इतना शक्तिशाली महाद्वीप है कि वह केवल आज ही नहीं बहुत जमाने से, बहुत प्राचीन काल से वो अपना वर्चस्व जताता आ रहा है, ठीक है। तो प्राचीन विश्व के अगर हम बात करें तो यूरोप को, लगभग संपूर्ण यूरोप जो था वो रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। संपूर्ण विश्व संपूर्ण यूरोप जो था वो रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। यह एक केंद्रीकृत साम्राज्य था। अब इतना विशाल साम्राज्य था, इसके कारण इसके 2 भाग किए गए, ठीक है। इसके 2 भाग थे, एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य और दूसरा था पश्चिमी रोमन साम्राज्य। आ गया समझ में? अगर हम पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम। इटली की राजधानी जो रोम है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम।
पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कस्तुनतुनिया या कुस्तुनतुनिया भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया क्या है? आपने आधुनिक तुर्की का नाम सुना होगा। भूमध्य सागर में स्थित एक देश है तुर्की। तो तुर्की जो था उसका प्राचीन नाम था कस्तुनतुनिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कस्तुनतुनिया। आगे समझ में, आगे देखेंगे। अगर हम बात करें प्राचीन विश्व की, ये याद रखिएगा आप, आगे चल के काम आएंगी चीजें। अगर हम प्राचीन विश्व के इतिहास की बात करें तो प्राचीन विश्व में जो समाज था वो अत्यंत सुदृढ़ था। ठीक है, समाज में इतनी ज्यादा बुराइयां व्याप्त नहीं थी। मानवतावाद पर बल दिया जाता था। मानवतावाद पर बल दिया जाता था। इसका मतलब क्या है? मानव को केंद्र में रखा जाता था। ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी कार्य जिससे मानव मात्र की हानि हो रही हो, वह कार्य नहीं किया जाता था। ठीक है, मानव को केंद्र में रखकर, मानव को ध्यान में रखकर ही कार्य किए जाते थे। इसके अलावा धर्म का कोई बंधन नहीं था। आगे समझ में, मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। अगर व्यक्ति चाहे तो किसी और धर्म को भी अपना सकता था। धर्म का कोई भी बंधन नहीं था कि आप ईसाई धर्म को ही मानो, ईसाई धर्म को ही फॉलो करो। इसके अलावा अंधविश्वास, कर्मकांड, ये सारी चीजें प्राचीन विश्व में, अगर इसके इतिहास की बात करें तो ये सारी चीजें विद्यमान नहीं थी। धर्म का कोई कर्मकांडी स्वरूप नहीं हुआ करता था। ओवरऑल देखा जाए तो मानव को केंद्र में रखा गया था, अर्थात जो समाज था सुदृढ़ होने के साथ साथ समाज जो था एक उचित व्यवस्था से चल रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य। ये याद रखिएगा आप, मानव को इसमें स्वतंत्र रखा गया था। वह चिंतन कर सकता था, मनन कर सकता था, अपनी सोची हुई चीजें आरोपित कर सकता था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास विश्व का इतिहास है। ओके, मध्यकालीन इतिहास ये था 5वीं से 14वीं शताब्दी तक। जैसे ही मध्यकालीन इतिहास आता है, ये रोमन साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, पूर्वी रोमन और पश्चिमी रोमन, ये केंद्रीकृत साम्राज्य हुआ करते थे। जैसे ही मध्यकालीन इतिहास आता है, इस रोमन साम्राज्य का हो जाता है विघटन। ठीक है, विघटन के पश्चात कई छोटे छोटे राज्य उत्पन्न होकर आते हैं। ठीक है, कई छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां बन जाती हैं। छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां, और एक तरह से हो जाती है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे ही रोमन साम्राज्य का विघटन हो जाता है मध्यकालीन भारत के आते आते, वैसे ही रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां बन जाती हैं और एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है। इन छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों के कारण सामंतवाद का उदय हो जाता है। कई छोटे छोटे जो शासक थे वो अपने आप को क्या मानने लगे? इन इकाइयों के शासक मानने लगे। ठीक है, और वही शासक क्या कहलाए? शासक नहीं कह सकते, हम प्रभु को कह लेते हैं, प्रमुख। ठीक है, तो इन छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों के जो प्रमुख थे वह कहलाए सामंत। और इस तरह से मध्यकालीन विश्व के इतिहास के आते आते सामंतवाद की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है,
तो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया वो ये था कि इस इतिहास में सामंतवाद की उत्पत्ति हो गई, जो कि विश्व के लिए घातक सिद्ध हुई। सामंत क्या किया करते थे? कृषकों से जबरदस्ती उनकी उपज के हिसाब से कर वसूला नहीं जाता था, उनसे उनकी उपज का कई गुना कर वसूला जाता था। अगर हम माने किसी किसान की अगर फसल कम हुई है और अगर उसने पहले से ज्यादा कर देना शुरू किया था, अगर इस साल उसकी फसल कम हुई है तो उसे कर के लिए बाध्य किया जाता था कि जितना आपने पहले दिया है या हम जो आरोपित कर रहे हैं आप उतना ही कर दोगे। और ये सब कौन करता था? सामंत लोग करते थे, ठीक है। और अपने कई सारे उनके लोग रहा करते थे और उनसे जबरदस्ती कर को वसूलवाया करते थे। इसके अलावा क्या था? ईसाई जो वर्ग था उसका प्रभुत्व हो गया, ईसाई धर्म का प्रभुत्व हो गया। कई सारे चर्च सामने आने लगे। ईसाई धर्म के कारण कई सारे चर्च सामने आने लगे। चर्च बनने के कारण पोप और पादरी वर्ग सामने आया। आ रहा है समझ में? क्या हुआ? ईसाई धर्म का प्रभुत्व बढ़ने लगा, लोगों को जबरदस्ती ईसाई धर्म को अपनाने हेतु बाध्य किया जाने लगा। ईसाई धर्म के बढ़ने के कारण चर्च व्यवस्था सामने आई और चर्च व्यवस्था के कारण पोप और पादरी वर्ग सामने आया, ठीक है। और ये जो पोप और पादरी वर्ग थे ये स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहते थे। आगे समझ में? ये कहते थे कि हमारे मुख से निकली हुई बात ही सत्य है, कुछ भी हो, चाहे किसी की मौत ही क्यों ना करनी हो। अगर पादरी के मुख से निकल गया है कि इस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा मृत्यु का, तो उस व्यक्ति को मृत्यु का दंड दिया जाता था। यह नहीं देखा जाता था कि उस व्यक्ति का अपराध आखिर है क्या, छानबीन किया जाए। अगर पादरी या पोप ने कह दिया है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आगे समझ में? मतलब पोप और पादरी स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे और अपनी कही हुई बातों को जबरदस्ती थोपते थे सब पर। एक तरह से समाज की जो एक व्यवस्था थी वो डगमगा गई थी। लोग जो थे लगभग क्या कहे, किसान और जो कृषक वर्ग था, ठीक है, सॉरी, किसान और मजदूर वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग इस सामंतवादी व्यवस्था से बहुत ज्यादा हताश हो चुके थे, ठीक है। और मध्यकालीन विश्व का इतिहास रहा कब? 14वीं शताब्दी तक रहा, ठीक है। प्राचीन विश्व में क्या हुआ था? प्राचीन विश्व में जो समाज था वो सुदृढ़ था, कोई धर्म का कोई बाध्यता नहीं थी कि आप ईसाई धर्म को अपनाओ या फिर और किसी धर्म को अपनाओ। आ गया समझ में? धर्म का कोई कर्मकांडी स्वरूप नहीं था, अंधविश्वास मौजूद नहीं था। मतलब क्या था? लोग जागे हुए थे, लोग क्या थे? जागरूक थे, लोग जागे हुए थे। मतलब उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता था, उन्हें सोचने की शक्ति दी गई थी कि आप स्वतंत्र चिंतन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मध्यकाल आया, मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था आ गई, लोगों की सोच पर ही दबाव डाला गया, लोगों की सोच बदलने की कोशिश की गई। लोगों को सोचने के लिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी था और वह सोचता था कि क्या ये चीजें सही है और बोलता था, अगर वो, ठीक है, अगर वो बोलता था नहीं ये चीज सही नहीं है, तो जो ये वर्ग था और ये वर्ग, ये दोनों वर्ग मिले हुए थे और उसको दंड देते थे। इस कारण कोई डर के मारे कह भी नहीं पाता था, अपनी सोच को बयां भी नहीं कर पाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले अगर प्राचीन विश्व की बात करें तो लोग जागे हुए थे, ठीक है। मध्यकालीन आते आते लोगों को लगभग सुला दिया गया, सुला दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल आते आते लोग सो गए। इसके बाद इतनी ज्यादा इन लोगों की स्थिति खराब हो चुकी थी, वहां के खासतौर पर कृषक और मजदूर वर्ग की इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे स्थितियां उत्पन्न होती गई कि लोगों ने अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की। वो चीज आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे लोग क्या हुए? जागृत होने लगे। वो सब कारण आप पढ़ोगे कि साहित्य का, विभिन्न साहित्यों की रचना होने लगी, पुस्तकों का स्थानीय भाषाओं में विकास होने लगा, क्योंकि पहले पुस्तक जो थी वो केवल इनकी भाषा में लिखी जाती थी। अगर हम बाइबिल की बात करें तो बाइबिल भी केवल ये पढ़ पाते थे, ठीक है। अब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वह तो जानता था, लेकिन अगर उसके जानने से क्या होगा?
जब तक ये उन पर अपना प्रभुत्व जमाए रखेंगे तो उसके जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं थे या फिर कुछ व्यक्ति थे जो स्थानीय भाषाओं को जानते थे, वो व्यक्ति इस भाषा को नहीं पढ़ सकते थे। इस कारण भी उन व्यक्तियों को पोप और पादरी की बात माननी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि पोप और पादरी ये कहते थे कि फला फला चीज आपको करनी है, ये चीज बाइबल में लिखी है। अब जिस व्यक्ति ने ईसाई धर्म को अपना लिया है तो उसे बाइबल में लिखी हुई बातें माननी पड़ेंगी। आगे समझ में? इसके कारण क्या हुआ, लोग जो थे वो इनके चंगुल में फंसते चले गए। अब आगे क्या होगा कि विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ लिखे जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का विकास होगा तो स्थानीय भाषाओं में लिख दिए जाएंगे ताकि हर स्थान में रहने वाला व्यक्ति उसे पढ़ सके। इसके कारण क्या हुआ, लोग हो गए जागरूक और धीरे धीरे हो गया क्या, अभी जागे थे, सो गए, अब फिर से जगाया गया तो लोग फिर से जाग गए। आया समझ में? पहले जागे हुए थे, पहले इनका था जागरण, फिर सो गए और सोने के बाद उन्हें पुनः उठाया गया या पुनः जगाया गया। यही पुनः जगाया हुआ जो शब्द है कहलाएगा पुनर्जागरण। आ गया समझ में? अब देखिए 14वीं शताब्दी से ये हो जाता है खत्म, क्योंकि 14वीं शताब्दी से ही पुनर्जागरण का आरंभ हो जाता है। सबसे पहले आरंभ होता है इसका इटली में, आप इसका भी कारण जानोगे, और इसके चलते लगभग यूरोप और उसके साथ ही संपूर्ण विश्व में पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया है ये फैल जाती है। आ गया समझ में? अब 14वीं से 16वीं शताब्दी तक का जो काल है इसमें लोग जागते हैं, मतलब लोगों का होता है पुनर्जागरण। इसलिए ये दोनों काल जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी तक का काल कहलाता है पुनर्जागरण। और उसके बाद अब लोग क्या था, अब लोग जाग चुके थे, लोग जागरूक हो चुके थे, अब वो किसी की बातों को मानने वाले नहीं थे बिना तर्क के। जब तक कोई तर्क ना दे, जब तक पोप और पादरी तर्क नहीं देते थे, लोग उनकी बातों को नहीं मानते थे। अब हम बात करें अगर आधुनिक विश्व के इतिहास की। आधुनिक विश्व ये कब से शुरू होता है? 16वीं सदी से लेकर आज तक। ठीक है, तो लोग क्या थे, लोग जाग चुके थे। इसका मतलब क्या है, प्राचीन विश्व जैसी स्थितियां यहां पर भी फिर से उत्पन्न हो जाती हैं। मानव चिंतन पर बल दिया जाता है, लोग सोचे, ठीक है, मनन करें, मानवतावाद पर बल दिया जाता है। मानवतावाद देखिए क्या था, मध्यकालीन विश्व में अगर हम जाएंगे सामंतवादी व्यवस्था थी। पोप जो थे वो बाइबल का बहाना कर करके लोगों के हित को क्या करते थे, टाल देते थे। जहां पर भी देखिए अगर दो स्थितियां उत्पन्न होती है, यहाँ पर किसी मानव का हित हो रहा हो, हम मानते हैं कोई मानव अगर मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, ठीक है, अगर पोप और पादरी चाहे तो इसे जीवित कर सकते हैं, ओके। और एक स्थिति थी जहां पर पोप और पादरी का फायदा होने वाला था या सामंत का फायदा होने वाला था। तो पोप और पादरी वर्ग क्या करता था, मानव हित को त्याग देता था। मानव की मृत्यु हो रही है, व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो हो जाए, लेकिन ये अपना स्वार्थ नहीं छोड़ते थे। जहां पे उनका फायदा हो वो वही चीज अपनाते थे। इस कारण क्या हुआ, मानव के हित को ध्यान में नहीं रखा गया। आधुनिक विश्व में आते आते मानवतावाद पर बल दिया जाने लगा। इसका मतलब यही है कि एक और जहां मानव का हित हो रहा हो, मानव कल्याण हो रहा हो, उस ही रास्ते को हम अपनाएं। हम अपना निजी स्वार्थ उसमें नहीं देखेंगे। आगे समझ में? और जो पूरी समाज की व्यवस्था थी वो फिर से सुधर जाती है, क्योंकि मानव पुनः जाग जाता है। आगे आपको समझ में प्राचीन विश्व का इतिहास बता दिया, मध्यकालीन विश्व का भी इतिहास बता दिया और आधुनिक का भी बता दिया। आधुनिक और प्राचीन में लगभग एक ही जैसी स्थितियां रही है। यहाँ पर भी धर्म का कोई कर्मकांडी स्वरूप नहीं रहा, धर्म का कोई बंधन नहीं रहा कि आप स्पेशली किसी विशेष धर्म को ही अपनाओ। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। अब अगर आपको पुनर्जागरण के कारण पढ़ने हैं कि आखिर पुनर्जागरण के कारण क्या रहे, कारण तो आप सभी ने लगभग पढ़ ही लिया।
कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या रही, इसका परिणाम क्या हुआ, उससे पहले आपको इसका अर्थ जान लेना जरूरी है। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, लिख लेंगे, जान ही चुके हो आप। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। ठीक है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, फिर से जागना, जो चीजें आपने समझ ली। अब अगर आपको स्पेसिफिक अगर इसकी आपको परिभाषा देनी हो, अगर आपके आ जाता है एग्जाम में, तब आप इसे कैसे समझाओगे, हम ये समझते हैं। यह वह स्थिति थी ठीक है, यह वह स्थिति थी जब मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर, देखिए मध्यकाल में इतनी ज्यादा कुरीतियां व्याप्त हो चुकी थी कि उसे अंधकार युग की भी संज्ञा देना उचित होगा। आगे समझ में, तो यह वह स्थिति थी जब मध्यकाल के अंधकार युग से या फिर अंधकार युग को त्याग कर हमने या व्यक्तियों ने या मानव ने आधुनिक युग में दस्तक दी। आया समझ में, कौन सी स्थिति थी ये। अगर आपको पुनर्जागरण की परिभाषा लिखने को आ जाता है, देखिए शाब्दिक अर्थ तो आपने जान लिया कि शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। और अगर इसकी परिभाषा दे देता है कि परिभाषा आप बताइए, फिर कोई पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे कि यह वह स्थिति थी जब मानव मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर आधुनिक युग में दस्तक दे रहा था। आगे समझ में, आपको नोट्स में ये चीजें मिल जाएंगी। तो ये हो गया आपका पुनर्जागरण की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए, अब लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे, वहां के लोगों, यूरोप के लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे, खासतौर पर कृषक और जो मजदूर वर्ग था। तो ऐसा नहीं था कि जो पुनर्जागरण हुआ लोगों को जा जाके जगाया गया, लोगों को जा जाके समझाया गया, या फिर लोग युद्ध मैदान में उतर कर आए तब लोग क्या हुए, स्वतंत्र हुए। ठीक है, ऐसा नहीं था। बात क्या थी, जो पुनर्जागरण था वो एक बौद्धिक आंदोलन था, बुद्धि से ये चीजें सारी की गई। ठीक है, बहुत सारे दार्शनिक रहे, इन्होंने अपना योगदान दिया, बहुत सारी भौगोलिक खोजें हुई, लोग अन्य देशों के संपर्क में आए। देखिए क्या होता है, कहते हैं ना संगति का असर बहुत होता है। और संगति के अलावा यदि अभी हम रहते हैं उत्तर भारत में, यदि हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो हम वहाँ की संस्कृति को देखेंगे, और यदि हमको वहाँ की संस्कृति अच्छी लगेगी तो हम अपने उत्तर भारत में आकर के उस संस्कृति को अपनाना चाहेंगे। आया समझ में, यही चीज हुआ। यूरोप के लोग जो थे वो गए दूसरे देशों में, पूर्वी देशों में गए, पूर्वी देशों में उन्होंने नई नई संस्कृतियां देखी, वहां का रहन सहन हर चीज देखा, और आ करके वही चीज, मतलब वहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और आ करके वही चीज अपने देश में भी, अपने क्षेत्र में भी अप्लाई करने का सोचा। तो पुनर्जागरण क्या था, एक बौद्धिक आंदोलन था, एक बौद्धिक आंदोलन था। और इसकी शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है यूरोप के इटली से। ठीक है, यूरोप के इटली से हुई है सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत। आगे समझ में, अब इटली से क्यों प्रारंभ हुआ ये आपको बताया जाएगा आगे। ठीक है, मेंस के लगभग 2016 या 15 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि आखिर पुनर्जागरण इटली से ही क्यों स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पुनर्जागरण एक बौद्धिक आंदोलन था, और ये इटली से सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई, इटली से, और इटली से ही फैलते फैलते इसका प्रसार यूरोप और लगभग संपूर्ण विश्व में हो गया। अब हम
देख लेते हैं कि पुनर्जागरण की आखिर विशेषताएं क्या रही, पुनर्जागरण के दौरान आखिर क्या क्या चीजें हुई, लोगों के मन में क्या परिवर्तन आए और किस किस चीजों के विकास हुए। तो आप हेडिंग डालेंगे पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की विशेषताएं। अब विशेषताओं की बात करें तो पुनर्जागरण के दौरान क्या हुआ कि लोगों को स्वतंत्र चिंतन करने की शक्ति दे दी गई। स्वतंत्र चिंतन कैसे? कई सारे क्या लिखे गए, स्थानीय भाषाओं में, जैसा कि मैंने बताया ही स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, भाषाओं का विकास भी किया गया। उसके अलावा क्या किया गया, जो परंपरागत विचारधाराएं थी, परंपरागत विचार, देखिए आप पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। हमारे देश में चल रही है सती प्रथा की, चल रही थी सती प्रथा की समस्या, ठीक है, सती प्रथा नामक कुरीति हमारे देश में थी। अब क्या था, जो उस समय के जो वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ लोगों के अंदर यही था कि चाहे जो भी हो जाए उस औरत को अपने पति के साथ सती होना ही पड़ेगा। ये क्या है, रूल सा बन चुका था। एग्जाम्पल के लिए, कोई मजदूर है और वो मजदूर रोज के 60 रुपए कमाता है, उसे क्या है कि केवल एक दिन का खाना हमें मिल जाए, ठीक। लेकिन यदि, हाँ, मैं हिंदू धर्म के मजदूर की बात कर रही हूँ, मान लेते हैं ये कोई हिंदू धर्म का मजदूर है, लेकिन यदि दिवाली का त्योहार आता है तो हम सब जानते हैं दिवाली का त्योहार जो है बहुत खुशी का त्योहार है, और वो खुशी का दिन मजदूर के लिए भी वो खुशी का दिन होगा, लेकिन उसे रोज के 60 रुपए ही मिलते हैं और उस 60 रुपए से वो केवल एक दिन का खाना ही जुटा पाता है। लेकिन आप किसी को भी देखेंगे, कितने भी गरीब हो क्यों ना हो, अगर दिवाली का दिन आएगा तो वो अगर एक अगरबत्ती ही पूजा करने के लिए क्यों ना लाए, लेकिन वो पूजा के लिए कुछ सामान इकट्ठा जरूर करके लेके आएंगे। तो एक क्या सा है, एक नियम सा बन चुका है, ठीक है, कि हमारे पास हो ना हो हमें पूजा करना जरूरी है। उसी प्रकार जो सती प्रथा के दौरान जो भी लोग थे उनके मन में भी यही चीज था कि हम उस औरत से कितने भी अटैच हैं, वो औरत हमारी हो भी, कोई भी क्यों ना हो, मतलब चाहे वो चाची हो, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो, ठीक है, उसे सती होना ही पड़ेगा। ये एक रूल सा बन चुका था। यदि उस रूल को लोगों के मन से, ये जो नियम घर करके बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में, अगर इस नियम को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, इस नियम के बारे में लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए, तो लोग क्या होंगे, लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि हाँ ये बात सही है। क्या पति के साथ सती कर देने पे वो पति के साथ स्वर्ग चली जाएगी? ठीक है, कौन स्वर्ग जाके देखा है कि लोग मरने के बाद जाते भी है कि नहीं जाते? किसने देखा है? कहते हैं भूत आते हैं, ठीक है, मैंने बहुत सुना है कि भूत आते हैं। भूत, अगर भूत आते हैं तो वो स्टोरी बताए ना कि मरने के बाद आखिर क्या क्या होता है। हाँ, कई सारी फेक स्टोरी भी बनती है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे बहुत सारी फेक स्टोरी भी बनती है कि मर गया था, मरने के बाद वापस आया और वापस मतलब गलती से उसे यमराज ले गए, और अगर मरने के बाद जब वो वापस आ गया तो वहां पर जो भी हुआ स्वर्ग में उसके साथ ऊपर सब बता रहा था वो कि उसके साथ क्या क्या हुआ, भगवानों ने क्या कहा। कहा जाता था कि ऊपर भगवान है, लेकिन ऊपर नासा, मंगलयान तक, चंद्रमा तक हमारी व्यक्ति जो है आज के वर्तमान के साइंस के इस दौर में पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं पर भगवान दिखाई नहीं दिए। ठीक है, तो यही सब चीजें जो इंसान के मन में घर करके बैठी हैं, हमारे भारत की भी मैं बात कर रही हूँ, मैं आज की भी बात कर रही हूँ। आज भी हमारे भारत में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हैं। बेटी हो जाती है तो वो कलंक है, बेटा हो जाता है तो वो घर का चिराग है। ये चीजें मिटानी होगी। अब ये कैसे मिटेंगी, लोगों के मन को कैसे बदला जाए, ये इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक या दो व्यक्ति नहीं है। इसी तरह क्या हुआ कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि आप जो चर्च की बातें, पादरी की बातें मान रहे हो, क्या वो सच में सही हो सकती है? क्या वो बातें सही है? लोगों को विचार करने का मौका मिला, लोगों ने सोचा, तो क्या हुआ, स्वतंत्र चिंतन पर बल आया। इसकी विशेषताओं में क्या लिखेंगे हम? स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया गया। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि मैंने बताया ही कि मध्यकालीन विश्व के इतिहास में अगर हम देखेंगे तो मानव को कुछ भी नहीं माना जाता था। जो मानव था सामंत और पादरी वर्ग का हाथ का क्या था, कठपुतली था। लेकिन आधुनिक विश्व के आते आते पुनर्जागरण चेतना आने के बाद क्या होता है कि मानवतावाद पर बल दिया जाने लगता है, मानव विशेष के कल्याण पर ही जोर दिया जाने लगता है। तो सेकंड विशेषता में क्या आ जाएगा, मानवतावाद पर बल, मानवतावाद पर बल। आगे बात करते हैं। अब क्या था, सामंतवादी व्यवस्था के दौरान जो भी धर्म का बंधन था, जो भी कर्मकांड होते थे, जो भी अंधविश्वास था कि ये चीज बाइबल में लिखी गई है तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, ठीक। अब उन चीजों का क्या करने लगे लोग, खंडन करने लगे। आगे समझ में। और क्या हुआ, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होने लगा। स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होने लगा, ठीक। उसके बाद पुनर्जागरण कालीन चेतना आने के बाद क्या हुआ, पश्चिमी, देखिए दो रोमन साम्राज्य थे, एक पूर्वी था और एक पश्चिमी था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य में कई राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो जाता है। कई राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने के कारण वहां के जो शासक थे वो सब अपने अपने राज्यों को सुदृढ़ बनाने में लग जाते हैं, ठीक है, अपने अपने राज्यों को आगे लाने में लग जाते हैं। तो अब अगला क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है लोगों के अंदर। तो राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो जाता है, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर आ जाती है, ठीक। जैसा कि मैंने बताया यूरोप में अब तक यूनानी और लैटिन भाषाओं में ही ग्रंथ लिखे जाते थे। अगर बाइबल की बात करें तो बाइबल भी उसी भाषा में लिखी गई थी और यूनानी और लैटिन भाषाओं में जितने ग्रंथ लिखे थे केवल उन्हीं को महत्वपूर्ण माना जाता था। आगे समझ में। इसी कारण स्थानीय भाषाओं जो स्थानीय लोग थे वो इन भाषाओं को समझ नहीं पाते थे और इस अंधविश्वास पर वो विश्वास कर लेते थे कि अब यीशु ने ही लिख के भेजा है, बाइबल में ही लिखा है तो ये चीज हमें माननी पड़ेगी। इस कारण क्या हुआ, कई सारी देशी भाषाओं का विकास किया गया। मैं यहां पर लिख देती हूं, कई सारी देशी भाषाओं का विकास किया गया, देशी या स्थानीय कह सकते हैं। भाषाओं का विकास, इससे क्या हुआ, जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में रचनाएं होने लगी, ठीक है, लोगों को जागरूक किया जाने लगा। इस कारण लोगों ने समझा कि हाँ, जो हमसे करवाया जा रहा था पहले जबरदस्ती, इतने सारे कर वसूले हमसे जा रहे थे, वो सारी चीजें क्या थी, गलत थी। और वो सब किस कारण हुआ, देशी भाषाओं के विकास के कारण हुआ। अगर आपने इसे नहीं समझा है तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं। अगर आप उड़ीसा में जाए तो उड़ीसा के लोग हिंदी बहुत कम बोल पाते हैं, ठीक है, उनकी भाषा है उड़िया। वो लोग जो है वो उड़िया भाषा को ज्यादा समझ पाते हैं। अगर हम गीता को मानते हैं, हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है गीता, और वास्तव में गीता में लिखी हुई बातें बहुत सही है, ये मानव को मानव बना सकती है। आगे समझ में। गीता अगर हिंदी में लिखी है और हम उड़ीसा में जाकर वहां के लोगों से बोले कि जो गीता में लिखा हुआ है कि आप हमें कितना भी, आप हमें 10,000 प्रतिमा कर देंगे, ये चीज गीता में लिखा हुआ है और आप 10,000 कर देंगे तभी आप स्वर्ग में पहुंच पाएंगे, तो लोग ना चाहते हुए भी लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि लोग इस भाषा को समझ ही नहीं पाते। यदि गीता का अनुवाद कर दिया जाए उड़िया भाषा में ताकि वहां के लोग समझ पाए, आया समझ में, तो लोग क्या होंगे, स्थानीय भाषा को समझेंगे और उसे उस भाषा में पढ़ करके और समझ जाएंगे कि हाँ, हमसे जो करवाया जा रहा है वो चीजें गलत है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण के कारण अब लोग कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करते।
पुनर्जागरण के कारण क्या होता है, लोग कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करते और लोग हर चीज का निरीक्षण, अन्वेषण और जांच करते हैं पहले। ठीक है, पुनर्जागरण के कारण क्या होता है, लोग कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। जैसे आप सब में से अगर कोई भी साइंस बैकग्राउंड का होगा तो आप लोगों ने फिजिक्स की और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी किया होगा। ठीक है, अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आप क्यों जाते थे प्रैक्टिकल करने? आप नहीं जाते, आपको तो पता ही चल जाता था कि जब सोडियम और क्लोराइड को मिला देते हैं तो बन जाता है सॉल्ट, बन जाता है नमक। लेकिन फिर भी इतने बताए जाने के बावजूद आप जाते थे प्रैक्टिकल करने लैब में, और लैब में प्रैक्टिकल करके पहले आप देखते थे कि हाँ क्या सच में हम अगर सोडियम को क्लोराइड के साथ मिला देते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, जब ये बातें सही हो जाती थी कि हाँ सच में सॉल्ट बन जाता है, तब आप इन चीजों को मानते थे। वही चीज हुआ, अब क्या हुआ, अब लोग कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। सबसे पहले तर्क के आधार पर उसे समझते थे, उसका निरीक्षण करते थे, उसका अन्वेषण करते थे और उसकी जांच करते थे। आगे समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, वैज्ञानिक विचारधारा का क्या होने लगा, विकास होने लगा। वैज्ञानिक विचारधारा का विकास होने लगा। वैज्ञानिक विचारधारा का विकास, ठीक है। शिक्षा का विकास होने लगा। शिक्षा का विकास कैसे, पहले साइंस और मैथ्स जैसे शब्दों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, साइंस और मैथ्स जैसे विषयों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। ठीक है, क्या किया गया पुनर्जागरण काल के दौरान, जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, मतलब विद्यालय और महाविद्यालय जो थे, वहां के सबसे पहले पाठ्यक्रमों को चेंज किया गया, वहां के सिलेबस को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। और सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया वो किस चीज पर, साइंस और मैथ्स पर, साइंस और मैथ्स। इसका मतलब पता है क्या, क्यों किया गया, इसका मतलब समझिए क्यों किया गया, साइंस और मैथ्स को ही मेन, ठीक है, केंद्र पर क्यों रखा गया। और सब्जेक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो आप मान लेते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो हाँ उसमें थोड़ा आप मैपिंग देखते हो, लेकिन फिर भी जहां तक बात आती है आप मान लेते हो। मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है, मैथ्स में अगर आता है कोई क्वेश्चन, हम मानते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, इसमें आंसर क्या आएगा, हम मान लेते हैं कुछ भी XYZ, हम मान लेते हैं 5। क्या मैं अगर बोलूंगी कि मैथ्स में इस क्वेश्चन का आंसर 5 है तो क्या आप मान लोगे, आप नहीं मानोगे, आप पहले इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आप उसे ही मानोगे। इसी तरह साइंस का मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, अगर आप Na को Cl में मिलाओगे, अगर सॉल्ट बनता है तभी आप मानोगे कि हाँ सॉल्ट बन रहा है, आप कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करोगे कि Na को Cl में मिला देंगे तो नमक बन जाएगा। आगे समझ में, इसी प्रकार लोगों ने यह सोचा, वहां के जो विद्वान थे, वहां के जो दार्शनिक थे, उन्होंने यह सोचा कि यदि हम लोगों को साइंस और मैथ्स जैसे, विज्ञान और गणित जैसे शब्दों को पढ़ाने के लिए ज्यादा आगे लेके आए, उन्हें ज्यादा बोले कि आप ज्यादा फोकस साइंस और मैथ्स पर करो, तो जिस प्रकार साइंस और मैथ्स में वो पहले निरीक्षण करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसके आंसर तक आएंगे, उसी प्रकार कही गई बातों को भी वो नहीं मानेंगे, सबसे पहले निरीक्षण करेंगे, उसको तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। आगे समझ में, इसी कारण क्या हुआ, शिक्षा में साइंस और मैथ्स पर बल दिया गया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की गई, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जितनी भी उस टाइम पे कलात्मक जो भी कलाएं की गई, जो भी कलाओं का निर्माण हुआ, ठीक है, जितनी भी कलाएं हमें देखने को मिलती है, आप उस टाइम के कुछ चित्रकारों का नाम सुनोगे, लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, रॉफेल, ठीक है, इन सब के बारे में 3-3 नंबर में पूछता है। रॉफेल के अलावा माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो, ये उस समय के पुनर्जागरण काल के क्या थे, कलाकार थे। इनके चित्रों से, इन्होंने जो चित्र बनाए हैं उनसे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है।
ठीक है, मतलब उस टाइम की जो कलाएं की गई, अगर हम चित्र की ही बात कर लेते हैं तो चित्र में हमें उस टाइम पे जितने लोग थे, लोग अगर चित्र को देखते तो काफी कुछ सीखते। इस प्रकार से चित्रकला की गई ताकि लोगों को सोचने की उनकी जो शक्ति है, जो उनके सोचने की शक्ति है वो क्या, उसका विकास हो। ठीक है, सोचने की शक्ति का विकास हो, उनके लोग सोचने पर मजबूर हो। इससे क्या होगा, उनका दिमाग खुलेगा और उनके जो सोचने का तरीका है वो बदलेगा। ठीक है, उनके सोचने का जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया का उनका विस्तार हो जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ, एक और विशेषता आप लिख लेंगे, कला में यथार्थता आई, नैसर्गिक वृद्धि होती है इस काल की कला में, कला में यथार्थता। ठीक है, ये हो गया आपका पुनर्जागरण काल की विशेषताएं। और आगे बढ़ाऊंगी, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुनर्जागरण के आखिर कारण क्या रहे, पुनर्जागरण इटली से ही क्यों प्रारंभ हुआ, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। तो अच्छे से पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। सबसे पहले जो प्रायोरिटी मेरी होगी वो आप खुद के नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए, आगे पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। अच्छे से पढ़िए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।